प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के पहले अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र एवं शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इस अध्याय में पहले दो वीडियो के माध्यम से मानव भूगोल की प्रकृति को समझे हैं। मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के क्रम में हम लोगों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया था। एक बार पुनः परिभाषा देख लेते हैं। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात उन्होंने मानव समाज, मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंध है उसके संश्लेषण पर बल दिया। उसी तरह से कुमारी एलन सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, जो पृथ्वी के घटक अस्थिर हैं और मानव भी क्रियाशील है, इन दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों के बीच का अध्ययन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच के संबंध का ही अध्ययन है, जिसमें यह भी देखे थे कि मानव का किस तरह से प्रकृतिकरण होता है और प्रकृति का, नेचर का किस तरह से मानवीकरण होता है। और इन प्रक्रियाओं के कारण ही जब भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ था तो सबसे पहले भौतिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। बाद में जैसे जैसे अन्य विभिन्न समाजों का अध्ययन शुरू होने लगा, विकास का स्तर बढ़ने लगा, अध्ययन का क्षेत्र बढ़ने लगा, तो साथ में मानव भूगोल के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा। इस तरह से भूगोल में एक द्वैतवाद की शुरुआत हुई, जो भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल कहा जाने लगा। और बाद में आगे चलकर जिसका अध्ययन हम लोग पहले के वीडियो में किए हैं, नियतिवाद या पर्यावरणवाद बनाम संभववाद द्वैतवाद की शुरुआत हुई। बाद में आगे चलकर ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकृति और मानव के बीच होने वाले संबंध और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में चर्चा किए हैं। वीडियो के इस भाग में अब हम जैसे जैसे मानव भूगोल का विस्तार होता गया, विकास होता गया, दूसरे विषयों के साथ इसके संबंध प्रगाढ़ होते गए, वैसे वैसे इसके क्षेत्र, उपक्षेत्र और शाखाओं में भी वृद्धि होती चली गई। तो आज हम लोग मानव भूगोल के उसी क्षेत्र, उपक्षेत्र और शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में जीवन के सभी तत्व का अध्ययन करते हैं। जितने भी तरह का तत्व है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, सबका अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति भी अत्यधिक अंतर विषयक है। अंतर विषयक कहने का अर्थ है कि दूसरे विषयों के साथ घुला मिला हुआ है, प्रगाढ़ संबंध है। अर्थात मान लिया जाए मानव भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो जनसंख्या का अध्ययन भी उसी तरह से विस्तार से दूसरे विषयों में भी, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि में किया जाता है। तो इस तरह से दोनों तीनों विषय एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ रूप से जुड़ जाते हैं। पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने, पृथ्वी के तल पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, मानवीय तत्व, उनकी व्याख्या करने के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध मानव भूगोल का विकसित होता है। उपयुक्त कारण से और जैसे जैसे ज्ञान में विस्तार हुआ, इन कारणों से भी भूगोल में कई क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों का विकास हुआ है। भूगोल के क्षेत्र और उसके उप क्षेत्र को देखें तो भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका विकास हुआ हुआ है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल अर्थात जिसमें मानव समाज का समग्रता में अध्ययन किया जाता है, हर पक्ष का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभरा। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कई उप क्षेत्र भी हैं जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक भूगोल सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप पूछिएगा ये व्यवहारिक भूगोल क्या है? तो व्यवहारिक भूगोल जो
जैसे कि मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है मानव भूगोल। तो जो अनुभव से प्राप्त होता है, अनुभव से सीखते हैं, और अनुभव से सीखने के कारण जो विकास ज्ञान का होता है और उसका अध्ययन जिसमें करते हैं, वह व्यवहारिक भूगोल कहलाता है। अर्थात यहाँ अनुभव पर बल दिया गया है। उसी तरह से सामाजिक कल्याण भूगोल एक प्रमुख उपक्षेत्र है सामाजिक भूगोल का। अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब अलग अलग उप क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल के विकसित हुए हैं। यहाँ अगर हम एक उदाहरण से समझें तो ऐतिहासिक भूगोल मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का नाम हम लोगों ने सुना है। अब वहाँ पढ़ते हैं तो यह पढ़ते हैं कि मानव समाज यानी मानव सभ्यता का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ। तो मानव समाज जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और उसका कहीं न कहीं भूगोल से लगाव है, अर्थात नदी घाटी के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो यह मानव भूगोल ऐतिहासिक भूगोल का रूप ले लेता है। इस तरह से भूगोल का इतिहास के विभिन्न घटनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में इतिहास को देखते हैं तो भारत के संदर्भ में उत्तर भारत में चूंकि समतल मैदान, उपजाऊ भूमि, जल की सुविधा ऐतिहासिक काल से रही है, इसलिए बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। जबकि दक्षिण भारत में पठार, पहाड़ी आदि क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसके कारण उत्तर भारत की तरह बड़े साम्राज्यों का उदय नहीं हो पाया। तो जब इस संदर्भ में मानव समाज का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वह ऐतिहासिक भूगोल का रूप ले लेता है। इसी तरह से मानव ज्ञान का जैसे जैसे विस्तार हुआ, वनस्पतियों का अध्ययन बढ़ा, जीव जंतुओं का अध्ययन बढ़ा, चिकित्सा के क्षेत्र में उनका उपयोग करने लगे, जिसका एक उदाहरण डीएनए और आनुवांशिकी का क्षेत्र है। तो इस तरह से चिकित्सा भूगोल भी मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र बन जाता है। अगर सामाजिक भूगोल के बाद देखें तो सामाजिक भूगोल के बाद नगरीय भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है और पूरे विश्व में नगरीय भूगोल एक अलग विषय के रूप में पढ़ी जाती है। वर्तमान समय में तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो नगरीय जनसंख्या के बारे में, नगरीय बस्ती के बारे में, नगरों की समस्याओं के बारे में, वहाँ किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप होता है, इसके बारे में नगरीय भूगोल में अध्ययन करते हैं और यह एक व्यापक क्षेत्र बनता जा रहा है मानव भूगोल के अंतर्गत। उसी तरह से अगला क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। वर्तमान समय में राजनीतिक भूगोल का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक देश सशक्त और विकसित होते जा रहे हैं, विकासशील देश भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने क्षेत्रों के प्रति उनके लगाव में वृद्धि होती जा रही है और जिसके कारण राजनीतिक भूगोल का विस्तार बढ़ता जा रहा है। यानी राजनीतिक पहलू से जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं वह राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत और दूसरे देशों के साथ सीमा संबंधी अध्ययन, सीमा संबंधी विवाद का अध्ययन करते हैं। हिंद महासागर के बारे में अध्ययन करते हैं कि हिंद महासागर में भारत का क्षेत्र कहाँ तक है, हिंद महासागर में कहाँ तक के क्षेत्रों का भारत उपयोग करेगा, तो वो हिंद महासागर की भू राजनीति कहलाने लगता है। तो इस तरह से राजनीतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल के अंतर्गत विकसित होता जा रहा है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन, भारत के संदर्भ में इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग निर्वाचन का कार्य करती है। प्रत्येक वर्ष राज्य के जिला के किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होते रहता है। 5 वर्षों पर बड़े बड़े चुनाव होते हैं। तो इन चीजों का अध्ययन जब करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से तो वह राजनीतिक भूगोल कहलाता है। सैन्य भूगोल, आज जब सभी देश अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रों का अध्ययन, वहां की संपूर्ण जानकारी, भौगोलिक जानकारी का महत्व बढ़ जाता है, जिससे कि सामरिक शक्ति को बढ़ाने में उस देश को मदद मिलती है, जिसके कारण सैन्य भूगोल का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब राजनीतिक भूगोल के बाद मानव भूगोल का अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या, जैसा कि आज अगर कोई भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी नीति बनाई जाती है तो उसके केंद्र में मानव को रखा जाता है, उसकी जनसंख्या को रखा जाता है। अर्थात जनसंख्या का समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन
दूसरे विषयों के साथ साथ भूगोल में भी प्रमुखता से की जाती है। किसी क्षेत्र में वहाँ की लिंगानुपात की क्या स्थिति है, घनत्व कितना है, जनसंख्या के वितरण का क्या पैटर्न है, प्रतिरूप है, साक्षरता किस प्रकार की है, कार्जिक जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या किस प्रकार का है। तो इन चीजों का समग्रता में अध्ययन करते हैं हम लोग जनसंख्या भूगोल में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शाखा है आवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। आवास भूगोल, क्योंकि मानव सबसे पहले अपने लिए आवास की व्यवस्था करता है, और आवास कहाँ बनाएगा, कहाँ बसेगा, बस्ती का विकास कहाँ होगा, जो मानव के लिए सबसे केंद्रीय स्थान रखता हो, अनुकूल स्थान बनता हो जीवन के लिए, वहीं वह अपने आवास की व्यवस्था करता है। तो इस संदर्भ में सारी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि कौन कौन से कारक किसी आवास के विकास के लिए जरूरी है और प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग भी आवास भूगोल में नगरीय आवास और ग्रामीण आवास की चर्चा करते हैं, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इसका अध्ययन मानव भूगोल के एक क्षेत्र आवास भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद मानव भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत व्यापक उपक्षेत्र का विस्तार हुआ है, जैसे संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उद्योग भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, विपणन भूगोल, विपणन जो उत्पादन होता है उसको कैसे बाजार तक पहुंचाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं जहां मांग है, यानी मार्केटिंग कैसे करें, तो यह विपणन भूगोल कहलाता है, और इसका व्यापक विस्तार समय के साथ होता जा रहा है। फिर पर्यटन भूगोल, वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग का रूप पूरे विश्व में ग्रहण कर चुका है। पर्यटन की परिस्थितियां, पर्यटन क्या है, उसके क्या लाभ और हानि है, इन चीजों का अध्ययन पर्यटन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो पर्यटन भूगोल, टूरिज्म ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र के रूप में विकसित होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, 1990 के बाद से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण की प्रवृत्ति तीव्रता से आई है, और पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव में बदल गया है, और व्यापार संबंधी कई प्रकार की नीतियों में सरलता लाई गई है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और इन चीजों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र और उप क्षेत्र की चर्चा इसके अंतर्गत किया है। अब मानव भूगोल की ये जो क्षेत्र और उप क्षेत्र हैं, यही उसकी शाखाएं बनती है, जो अलग अलग भूगोल के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल का दूसरे विषयों के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध, प्रगाढ़ संबंध भी विकसित हुआ है, और कुछ विषयों के साथ कई भागों में तो संबंध इतने लचीले हो गए हैं कि दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या का अध्ययन जिस रूप में हम भूगोल में करते हैं, लगभग उसी रूप में अर्थशास्त्र में भी करते हैं, यानी दोनों की विषय वस्तु लगभग समान हो जाती है, कुछ अवधारणात्मक अंतर पाया जाता है। उसी तरह से मानव शास्त्र की बात करें, तो मानव शास्त्र में भी मानव की का अध्ययन समग्रता में किया जाता है, और मानव का विकास पर प्राकृतिक कारक यानी भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, और भौगोलिक कारकों के कारण ही मानव समाज में भिन्नताएं पाई जाती है, और उसी भिन्नता का अध्ययन मानव शास्त्र में करते हैं। तो इस तरह से मानव शास्त्र और मानव भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। और आपको याद होना चाहिए कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम ही एंथ्रोजोग्राफिया मानव भूगोल है। एंथ्रोजोग्राफिया है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान, और एंथ्रोजोग्राफिया यानी मानव भूगोल। तो इस तरह से दोनों के बीच की घनिष्ठता का पता चलता है। प्यारे साथियों, वीडियो के अगले भाग में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।